जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत गजब इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या किसी गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी, अग्निवीर, रेलवेज, एक्स ग्रेड, वाई ग्रेड, ग्रेड 1, नेट, जेआरएफ या ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे सीयूईटी जिसके अंदर जनरल स्टडीज पूछी जाने वाली है, जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कभी नहीं मिल सकती। हम लोगों ने एक साल का एनसीईआरटी का कोर्स, जी हां, एक साल का कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स जिसमें लाइव क्लासेस और साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, आप लोगों को मिलने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पर ईयर की फीस में, यानी पूरे एक साल की फीस 500 रुपए आपसे चार्ज की जाएगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट सब आप लोगों को इसके अंदर मिलने जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी ऐप स्टडी टेबल पे जाइए, इस कोर्स को अवेल कीजिए और हमारे से या फिर हमारे से कांटेक्ट कीजिए ताकि उस कोर्स को और ज्यादा डिटेल में आपको बताया जा सके। जय हिंद दोस्तों, इंसान का दिमाग, पड़ोसी का घर जब जल रहा हो तो कई बार वो पड़ोसी के घर की आग बुझाने की जगह ये सोचने में बैठ लग जाता है कि कहीं वो आग मेरे घर में तो नहीं लग जाएगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आग जो पड़ोसी के घर में लग रही है, प्रैक्टिकल फायर, वो तो आपके घर में आ सकती है। लेकिन अगर परिवार में कलेश है या परिवार बिखर रहा है तो लोग इतना नहीं समझ पाते कि कहीं वो जो पड़ोस में लगी हुई आग है या पड़ोस का जो बिखरता हुआ परिवार है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो परिवार बिखर रहा है, वो आग या वो समस्या भी हमारे घर आ जाए। ये नॉर्मली जो इंसान ये सोचना शुरू कर दे वही इंसान अपने आप में समझदार है। लेकिन एक इंसान उससे आगे वाली स्टेप वो सोच पाता है जहां उसे ये दिखे कि असलियत में जो परिस्थितियां वहां पर थी, उन परिस्थितियों का परिणाम जो है बर्बादी या आगजनी हुआ, और वो आग अब इस दुनिया में कहां कहां लग सकती है। इन सर्कमस्टेंसेस का एनालिसिस ही इंटरनेशनल रिलेशंस है। इन सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करना ही इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करना है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। कल से परसों बल्कि शनिवार से इस तस्वीर ने तूफान मचा रखा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर के अंदर हजारों लोगों की भीड़ घुस गई, हजारों बाहर जमा थे, हजारों अंदर एंटर कर गए, और उसके बाद तूफान जो मचा था उसके ऊपर लगातार डिस्कशन आज भी सोशल मीडिया भरा पड़ा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का घर इस तरीके से धू धू करके जलते हुए जब देखा लोगों ने, तो वो अपने आप में शॉकिंग था, चैलेंजिंग था। उसके पीछे का एक एनालिसिस बताया कि श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते वहां पर इतनी ज्यादा समस्याएं आई कि चारों तरफ कभी फूड इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस, इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विद्यार्थी होने के नाते मेरे को ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इन सब सिचुएशंस को एनालाइज करना जरूरी है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी होती है या सिंपल सा माना जाता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो नॉर्मली पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ता है। ये समझ लीजिएगा, आर्थिक संकट जो है वो राजनीतिक संकट की तरफ बढ़ता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। पॉलिटिक्स जो है वो गार्जियन है इकोनॉमी की, और जब अर्थव्यवस्था फ्लॉप होती है तो हम अपनी सरकार को गाली बकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी, हमारी समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो इसीलिए जब जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ या इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में हुआ
और वहां पर फूड इमरजेंसी से लेकर ऑयल और गैस से लेकर सब चीज़ों की किल्लत होनी शुरू हो गई, तो उसका सीधा मतलब ये था कि लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया। अब लोगों को गुस्सा आना शुरू हुआ तो उसका आउटकम पॉलिटिकल क्राइसिस के रूप में देखने को मिला, और 9 जुलाई को जो जो इंसिडेंट्स थे वो सारे के सारे हम देख सकते हैं। शुक्र मनाने वाली बात है कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये श्रीलंका में अभी सोशल क्राइसिस की फॉर्म में देखने को नहीं मिला। अभी तक श्रीलंका से एक भी खबर ऐसी नहीं आई है जहां ऐसा दिखे कि लूट मार शुरू हो गई है, लोगों में आपसी झगड़े हो गए हैं, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर वहां झगड़े मारकाट हो गई है। ऐसी खबर कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आई। यहां तक कि पॉजिटिव खबर यह आई कि लोग राष्ट्रपति भवन में घुसे, वहां रुके, तस्वीरें खिंचाई, लेकिन कोई भी वहां से सामान चोरी करके नहीं भागा। लोग वहां से सामान उठाकर ले जाते हुए नहीं दिखाई दिए। यहां तक कि राष्ट्रपति का जो क्या नाम है गोटाबाया राजपक्षे थे, उनके पैतृक मकान के अंदर जब भीड़ घुसी, वहां पर लगभग 1,78 श्रीलंकाई रुपए दिखाई दिए या मिले, तो लोगों ने वो सारे का सारा पैसा उठाकर आर्मी को सौंप दिया कि ये पकड़ो, ये आपकी अमानत है। यानी वहां अभी पॉलिटिकल क्राइसिस तो है, समस्याएं हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल क्राइसिस सोशल क्राइसिस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि इसमें देखें कि इन दोनों राजा पक्षाज को खुले तौर पर अब ये कहा जा रहा है गोटा गो होम, गोटा गो होम। जब ये पॉलिटिकल सिनारियो है तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो आरोप लगा है बहुत बड़े लेवल पर, वो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर लगा कि भाई असलियत में चाइना के ऊपर डेट है, या चाइना ने जो दुनिया को डेट ट्रैप में फंसाया, चाइना ने दुनिया को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। तो क्या वो कर्ज का जाल श्रीलंका के लिए कर्ज के जाल में फंसना श्रीलंका के लिए बर्बादी का कारण बना? तो हमारी उंगली एक उसके पीछे रीजन ये भी है कि हम श्रीलंका को इंडिया का एक नेचुरल दुश्मन मानते हैं, इसलिए भी एक प्रेजुडिस होता है कि जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा ठीकरा जो है वो हम चाइना के ऊपर छोड़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कर्ज का जाल चाइना ने बुना जिसमें श्रीलंका फंस गया। लेकिन अगर कर्ज का जाल श्रीलंका ने बुना और उसमें श्रीलंका फंसा, तो क्या उसके अंदर श्रीलंका की उस पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई गलती नहीं है जिन्होंने श्रीलंका के लिए चाइना से महंगा और गलत टर्म्स एंड कंडीशंस पर कर्ज लिया और आज उस कर्ज को भुगतने में समस्या देखी जा रही है। और दूसरी एक सिचुएशन और है कि क्या हम इस चीज का आरोप लगा सकते हैं किस पर? चाइना के श्रीलंका की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर कि उन लोगों ने समय रहते सिचुएशंस को नहीं संभाला, हैंडल नहीं किया, और जब मुसीबत आई तो उस मुसीबत के सामने घुटनों के बल बैठे हुए नजर आए। अब दूसरी तरफ जब हम ये सिचुएशन देखते हैं तो यहां पर चाइना का ये जो कार्टून है जिसमें श्रीलंका तो है लेकिन म्यांमार, पाकिस्तान, केन्या और जिबूती का नाम भी इसमें शामिल है। यानी चाइना ने ना केवल श्रीलंका बल्कि बाकी 4 और ऐसे देश हैं जिनके ऊपर ऐसा कुछ कर्ज का जाल बुना जो कि अब वो देश उसके गुलाम से बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे में म्यांमार और पाकिस्तान का भी यही हाल होना है? म्यांमार में तो आर्मी रूल है और आर्मी रूल की खास बात यह होती है कि जनरली आर्मी रूल इतनी जल्दी से हिलता नहीं है, डिक्टेटर्स इतनी जल्दी से जाते नहीं हैं। लेकिन यहां सवाल पाकिस्तान का उठता है कि क्या पाकिस्तान के साथ भी ऐसी ही कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि श्रीलंका ने जितना कर्ज ले रखा है पाकिस्तान का कर्ज उससे कहीं ज्यादा है
और का पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो खासकर एक ही प्रोजेक्ट है सीपीईसी, उसी का पूरा कर्ज इस तरीके से है कि पूरे की पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी ढहती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में एनालिसिस ये है कि जिस इंटेंशन के साथ चाइना लगातार पूरी दुनिया पर अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है, उसका शिकार हमें एक तरीके से श्रीलंका खुलकर होता हुआ नजर आया। तो क्या जो हाल आज के दिन श्रीलंका का है वही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है? इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान का भी एग्जैक्टली वही हाल होगा जो इस समय पर श्रीलंका का हाल हम देख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यह सिचुएशन हो तो हम लोग पिछले लगभग 2-2.5 साल में, और खासकर पिछले 2 साल में जब से इमरान खान की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, सिस्टम को समझ रहे हैं और इमरान खान के बारे में डिस्कस करना शुरू किया लगभग 2020 से, तो हमारे सामने 2020 के अंदर सीपैक जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला। लेकिन यहां अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो चाइनीज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में किस तरीके से फंसा है और कहां से लेकर कहां तक के कितने प्रोजेक्ट्स में अलग अलग परसेंटेज में चाइना इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ग्वादर है, जहां पर लगभग 91% जो इसकी हिस्सेदारी है वो चाइना के पास है अगले 40 साल के लिए। समझ कर देखिए, 91% पूरी की पूरी जो हिस्सेदारी है 40 साल के लिए वो चाइना के पास है। वहीं कराची के अंदर भी कराची पोर्ट की एक बर्थ चाइना को मिल चुकी है। बात समझ में आ गई। और लगभग अलग अलग, और ये डाटा यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज की दी हुई है, जिसमें आप देखें चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हो गए, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम पर हो गया, चाहे माइनिंग के नाम पर हो गया, चाहे हाइड्रो पावर के नाम पर हो गया, धीरे धीरे पाकिस्तान की इन सब चीज़ों के ऊपर चाइना जो है वो लगातार डोमिनेट करता जा रहा है। अब आप सोच कर देखिए, दुनिया में पाकिस्तान ने जिससे भी कर्ज लिया है, जितना भी कर्ज लिया है और जिससे भी कर्ज लिया है, वहां आप देख सकते हैं कि उन सब में सोचिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने जितना कर्ज दिया है उससे लगभग डबल जो कर्ज है वो पाकिस्तान ने चाइना से लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इवन सऊदी अरेबिया से तो 4 गुना कर्ज ले रखा है। जितना कर्ज सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया है उसका 4 गुना कर्ज जो है वो अकेले चाइना से मिला है। यानी इतना ज्यादा, जितना भी टोटल कर्ज है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा चाइना से। और मजे की बात ये कि वो जो इन्वेस्टमेंट है, यहां सोचने वाली बात है कि एक पार्ट होता है कर्ज का और दूसरा पार्ट होता है इंटरेस्ट का या इन्वेस्टमेंट का। यहां इस ग्राफ में लगभग ये 2020 का ग्राफ है, लेकिन ये है रिलेटेड सिर्फ सीपैक के लिए। सीपैक हम सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब ऐसे में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइना ने जो भी डाटा प्रोवाइड किया कि सीपैक के ऊपर जो पाकिस्तान और चाइना की गवर्नमेंट है वो $19 बिलियन खर्च करेंगी। अब यहां सोच कर देखिए, उसका 70% जो है वो इन्वेस्टमेंट है, उसका सिर्फ 2% ऐसा है। कितना? सिर्फ 2% ऐसा है जो इंटरेस्ट फ्री लोन और ग्रांट्स की फॉर्म में है। यानी वो इंटरेस्ट फ्री लोन के बहुत बाद में देना, और ग्रांट्स का मतलब बस भूल जाओ कि वो तुम्हारे लिए है, खुश रहो। कंसेशनल लोन, यहां ये जो लोन है ये 28% है। सोच कर देखिए, चाइना ने पाकिस्तान को लोन दिया वो भी कंसेशनल बेसिस पर। लेकिन पाकिस्तान ने, भाई सीधी सी बात है, आपने कहा मैं आपसे इंटरेस्ट रेट 8% लूंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको कंसेशन देके वो इंटरेस्ट जो है वो 6.5% कर देता हूं।
वो जो इंटरेस्ट है वो 6.5% कर देता हूं, लेकिन जो मार्केट रेट है वो 1 से लेकर 2% के आसपास है। यानी 2% वाला लोन आपने 6.5% पर लिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि कंसेशनल लोन आपको हम दे रहे हैं। ऐसा कंसेशनल लोन पाकिस्तान जैसे देश को ही मुबारक हो। लेकिन यहां आप देखेंगे 19 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो, नॉर्मली श्रीलंका, चाहे श्रीलंका हुआ चाहे पाकिस्तान हुआ, जब जब इन्वेस्टमेंट दुनिया के, भाई इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में भी आती है, लेकिन इंडिया में या दुनिया के जिस भी देश में इन्वेस्टमेंट जाती है उस इन्वेस्टमेंट से उम्मीद की जाती है कि उस इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट कैसे होती है? वो सारा पैसा लाया जाता है, उस देश में खर्च किया जाता है, लेकिन वो पैसा उस देश के लोगों में, उस देश में खर्च करके उस देश के लोगों के पास प्रोवाइड किया जाता है, ताकि इन्वेस्टमेंट एक तरफ तो डेवलपमेंट क्रिएट करे और दूसरी तरफ लोगों के अंदर पहुंचाकर उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाए और तीसरी तरफ वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। अब प्रॉब्लम चाइना के साथ क्या, प्रॉब्लम चाइना के इस इन्वेस्टमेंट के साथ क्या है? चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट को नाम दिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कि मान लिया एक ब्रिज बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस ब्रिज को बनाने के लिए जो कंपनी होगी वो पाकिस्तानी कंपनी तो हो ही नहीं सकती, वो कंपनी होगी चाइनीज। यानी जो पैसा है उस ब्रिज को बनाने के लिए उस पैसे का एक हिस्सा चाइनीज कंपनी को दिया जाएगा कि वो उस ब्रिज को बनाए। यानी चाइना का पैसा चाइना के, भाई सीधी सी बात है, एक साहूकार है, अब आपने उस साहूकार से लोन लिया और उस लोन से उस साहूकार के बेटे से ही सामान खरीदना शुरू कर दिया। असलियत में वो पैसा उसके बेटे के पास ही तो गया। अब हुआ दूसरा क्या मामला? चाइना वाले कहते हैं कि चाइना वाले पाकिस्तान की लोकल लेबर को हायर नहीं करते। चाइना वाले असल में लोकल लेबर को हायर करने की जगह वो सीधे सीधे तौर पर चाइना से ही जो है वो लेबर गैंग्स बुलाते हैं। लेबर गैंग्स का मतलब ये होता है कि भाई वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको गाड़ियों में और अलग अलग तरीके से भर भर के जहाँ पर साइट है वहाँ लाया जाएगा, वहाँ उनसे काम करवाया जाएगा, काम करवा के, और बहुत से प्रिजनर्स यानी कैदियों को भी लाके काम करवाया जाता है, काम करवा के उनको सुधारा जाता है। अगर वो सुधर गए ठीक है, नहीं तो उठा के वापस जेल में। अब उनकी लेबर से जो पैसा इकट्ठा हुआ वो सारा पैसा उठाकर चाइना भेज दिया जाता है। यानी कि इस ब्रिज को बनाने के लिए आम आदमी की परचेजिंग पावर बिल्कुल नहीं बढ़ी, आम आदमी का एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं बढ़ा, और जितना पैसा चाइना ने दिया था वो पैसा घूम फिर के वापस चाइना चला गया। बस आपके यहाँ ब्रिज बना और इस ब्रिज को बनाने के लिए जो सामान था वो भी चाइना से आया। यानी पाकिस्तान को ब्रिज के अलावा कोई भी फायदा उस इन्वेस्टमेंट का नहीं हुआ, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो कर्ज पाकिस्तान की सरकार के ऊपर चढ़ा वो चाइना के खाते में लिखा गया और ये कहा कि आप लोगों ने मेरा 19 बिलियन डॉलर जो है वो रिटर्न करना है, और इंटरेस्ट रेट ये है। यानी ये जो 28% कंसेशनल लोन है, यानी यहां अगर आप देखेंगे तो 6 बिलियन के आसपास का कंसेशनल लोन पाकिस्तान को दे रखा है। अब चाइना इस 6 बिलियन लोन को और साथ में इस इन्वेस्टमेंट के, भाई अपने इन्वेस्टमेंट के सारे पैसे तो वापस ले ही गया, साथ में ये जो कंसेशनल लोन है इसका इंटरेस्ट भी अपने साथ इकट्ठा करवा रहा है, और ये इंटरेस्ट बढ़ बढ़कर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सोच कर देखिए, हम ये मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को फंसाया गया, लेकिन असलियत में भाई सीधी सी बात है, अगर आपके परिवार के अंदर बर्बादी हो रही है तो आपके परिवार की बर्बादी की जिम्मेदारी घर के जितने बड़े हैं उन सब की होगी।
चाहे वो इस समय पर मौजूद हैं, चाहे वो ऊपर जा चुके हैं। भाई घर के अंदर बेटा बिगड़ रहा है या घर के अंदर जो दुकान है वो बिक रही है, तो उसकी जिम्मेदारी खरीदार की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उस दुकान के ऊपर कब्जा करने वाले इंसान की भी नहीं है जो लोन देने के बदले में तुम्हारी दुकान ले रहा है, या बैंक के ऊपर भी नहीं है जो लोन देने के नाम पर आपकी दुकान वापस ले रहा है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी आपके पिताजी की, आपकी माताजी की, आपके दादाजी की, या घर में कोई भी बड़ा है उसकी है, क्योंकि उसने लोन लेते हुए उन टर्म्स कंडीशंस को पढ़ा या नहीं पढ़ा वो देखना, और दूसरी चीज़ किस इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया वो देखना, अपनी पॉकेट कितना अलाउ करती है वो देखना, और उस पॉकेट के अलाउ उस जो लोन आया उस लोन के पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया वो देखना। ये सारे के सारे काम जो हैं ये आपकी वो आपके घर के बड़ों के हैं। इसी तरीके से जब देश के अंदर लोन आता है तो उस देश के लोन को लिया दिया, हालांकि इमरान खान की फोटो मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग अभी भी शहबाज शरीफ की जो फोटो है वो मतलब शहबाज शरीफ को बहुत ज़्यादा सा नहीं जानते, लेकिन मैंने लगा रखी है कि भाई ये आज के दिन मौजूदा प्रधानमंत्री है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसकी औकात बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके साथ में बैठा हुआ आसिफ अली जरदारी जिस कॉन्फिडेंस के साथ इसको हंसते हुए देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बेटा अगला नंबर तेरा है, तू थोड़ा सा फालतू बोला तो तेरे को भी निपटाऊंगा। लेकिन मैं अभी यहां पर आ जाता हूं, खुद सोच कर देखिए, असलियत में एक पक्ष इस पॉलिटिकल सिस्टम का ये है नवाज शरीफ, मरियम नवाज, दूसरा पक्ष इस पॉलिटिकल सिस्टम का ये है बिलावल भुट्टो और उसके पिताजी आसिफ अली जरदारी, तीसरा पक्ष इस पॉलिटिकल सिस्टम का ये है, चौथा पक्ष आर्मी को हम इग्नोर कर नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ एक समस्या और है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में ऐसा फ्लोचार्ट मैं पहले भी बना चुका हूं कि असलियत में यहां पर भाई श्रीलंका की सबसे बड़ी खास बात या यूं कहें प्लस पॉइंट ये है कि वहां पर पावर रिमेन्स इन पार्लियामेंट, पावर रिजाइड्स इन पार्लियामेंट, आपको सारी पावर पार्लियामेंट में मिलेगी और कहीं पर भी पावर नहीं मिलेगी। ये याद रखिएगा, सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, यानी वहां सारी पावर पार्लियामेंट में है। इसीलिए वहां क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं हुआ, इसीलिए सोशल क्राइसिस की तरफ जल्दी से नहीं बढ़े, क्योंकि लोगों को पार्लियामेंट पर पूरा भरोसा है। यहां अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे तो एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि असली पावर जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है, और उस पाकिस्तानी आर्मी के हाथ की जो पावर है उसे ISI भी शेयर करती है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एक रिलीजियस लीडरशिप भी यहाँ मौजूद है, जो खुले तौर पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री सिस्टम को ओपनली चैलेंज करती है। और मज़े की बात ये कि आर्मी इस रिलीजियस लीडरशिप को यूज़ करती है पॉलिटिकल पार्टीज की एरोगेंस को या पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करने के लिए। जैसे इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए वो जो क्या नाम है साद अहमद बरेलवी का जो बेटा है, क्या नाम है, कासिम रिजवी बरेलवी समथिंग कुछ ऐसा ही नाम है, वो कासिम रिजवी, साद रिजवी का बेटा कासिम रिजवी। तो कासिम रिजवी जो इस टाइम पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का TLP तहरीक लबैक पाकिस्तान का हेड है, उसने पूरी ताकत के साथ पॉलिटिकल पार्टी यानी इमरान खान के ऊपर हमेशा दबाव बनाए रखा। वहीं अगर आप देखेंगे तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका अपना एक ग्रुप है जो कि खुले तौर पर पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, आर्मी सबको चैलेंज करता रहता है, ब्लैकमेल करता रहता है। जब ये सारे सिस्टम्स अपने आप में
जब ये सारे सिस्टम्स अपने आप में हो जाते हैं तो ये पूरे का पूरा जो क्या नाम है जिसे हम कहेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप या पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान का, जो मैनी पावर सेंटर्स इन पाकिस्तान है, मैनी पावर सेंटर्स इन पाकिस्तान है। अब यहां जब पाकिस्तान के अंदर इतने सारे पावर सेंटर्स हैं तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप देखते हैं तो वो है डिवाइडेड सोसाइटी। वो जो पावर सेंटर है वो है डिवाइडेड सोसाइटी का। अब ये जो डिवाइडेड सोसाइटी है यहां ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? ये तो खैर शहबाज शरीफ हैं, अभी ये नया नया है, या यूं कहें एक इमरान खान बेवकूफ़ था, उसके जाने के बाद उससे बड़ा बेवकूफ़ गद्दी पर बैठा दिया गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान जो है वो उसका क्या नाम है चाइना का चमचा बन चुका था, और शहबाज शरीफ जो है वो अमेरिका का चमचा है, नवाज शरीफ का छोटा भाई है। यहाँ जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, जो 2019 का ये डाटा है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है 9.4%, रुपी जो है आज के दिन जो है वो लगभग 200 पाकिस्तानी रुपी के अकॉर्डिंग जो है वो पहुंच चुका है क्या नाम है डॉलर। 8 बिलियन से घटकर अब ये जो है ये लगभग 6 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। फिस्कल डेफिसिट की परसेंटेज जो है वो और ज़्यादा खतरनाक लेवल पर है। करंट अकाउंट डेफिसिट और ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहली डेट जीडीपी रेशियो जो है वो 82% के आसपास पहुंच चुकी है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये बिल्कुल इतना ही है कि आपकी आमदनी जो है, आपकी पूरे साल की जो जीडीपी है उसका 82%, यानी पूरा देश जितना पूरे साल में कमाता है उसका 82% कर्जा है। यानी एक साल में अगर आप मान लिया 10 लाख रुपए कमा रहे हो, यानी 12 लाख रुपए कमा रहे हो, यानी साल के महीने के 1 लाख रुपए, और आपके ऊपर 12 लाख का 80% यानी 9.6 लाख रुपीस कर्जा है। इसका मतलब यह है कि आपको अगर उस कर्जे को उतारना है तो 80,000 रुपए महीने के हिसाब से देना पड़ेगा, या उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी देंगे तो देखने में यह बड़ा लग रहा है, लेकिन देश के मामले में बहुत ज्यादा बड़ा है। लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति, परिवार चलाने वाला व्यक्ति 10 लाख रुपए कर्जा उतार सकता। देश के मामले में इतनी ज्यादा बचत जल्दी से नहीं होती है, ये समझ लीजिएगा। और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो लगता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, एक्सटर्नल डेट परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी यहां पर आपको दे दिया कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से अलग अलग डाटा है। 2021 के अंदर ये काफी ज्यादा हो चुका था। खैर, अगर मैंने ये कार्टून लगाने की कोशिश करी है, मुझे इमरान खान नॉर्मली इसी तरफ फॉर्म में सबसे ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, कि असलियत में। लेकिन अगर आप यहां देखें तो पाकिस्तान को मैंने आप लोगों को यहां पर यह बताया कि असलियत में अगर आप यहां देखते हैं चैलेंजेस है डिवाइडेड सोसाइटी के। चैलेंज है सबसे बड़ा डिवाइडेड सोसाइटी का। तो डिवाइडेड सोसाइटी को अगर हम यहां पर देखते हैं तो परसेंटेज वाइज देखिए, यहां पर अगर पाकिस्तानियों पंजाबियों की परसेंटेज देखते हो तो ये 60% है। यहां पर ये एथनिक कंपोजिशन है। एथनिक का मतलब भाषाई जो ग्रुप्स हैं उनका कंपोजिशन है कि पंजाबी 60% है, पश्तून 13.2% है, सिंधी 11.7, 7.5%, उर्दू बोलने वाले मुहाजिर हैं जो इंडिया से गए हैं। इंडिया से जाने वाले मुहाजिर जो हैं वो भी 7.5% है, बलूची 4.3% और बाकी छोटी कम्युनिटीज 10.7%। लेकिन यहां दूसरा हिस्सा अलग है कि इस पॉपुलेशन के अंदर पंजाबी जो हैं वो लगभग 52% के 52.6% के आसपास हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इकोनॉमी का जो 70% है वो सिंधियों के पास है और कराची से आता है। लेकिन उस इकोनॉमी का 60% पंजाब यानी पंजाबियों पर खर्च हो जाता है, 60 का भी 70%।
गवर्नमेंट जॉब अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आर्मी से लेकर दूसरी चीजों का बड़ा हिस्सा पंजाबियों का है, दूसरा छोटा हिस्सा क्या नाम है सिंधियों का है, ना तो पश्तूनों का बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन, और बलूचों को और बलूची जो हैं 4.3%, इनको तो भूल ही जाओ कि शायद ही इनको कोई बड़ी या अच्छी जॉब मिलती हो। शॉर्ट में कहने का मतलब है कि एथनिसिटी के नाम पर यहां पर बहुत ज्यादा डिवाइड है, लेकिन दूसरा डिवाइड और है। दूसरा डिवाइड यहां पर यह है कि इस डिवाइड के अलावा भी अगर यहां पर आप देखते हैं तो सबसे बड़ा प्रांत ये पंजाब है। पंजाब के बाद यहां पर सिंध आता है, और सिंध के बाद यहां पर बलोच होते हैं, और बलोच के बाद ये खैबर पख्तूनवा यानी पख्तून वाला इलाका है। ऊपर कश्मीर और दूसरी पॉपुलेशंस हैं जो बहुत छोटी हैं या नेग्लिजिबल हैं। अब आप सोचिए यहां पर एथनिक ग्रुप्स अलग अलग इलाकों के अंदर कंसंट्रेटेड हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में भी एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर एथनिक ग्रुप्स में कोई भी एथनिक ग्रुप इतना बड़ा नहीं है कि वो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को डोमिनेट कर सके। जैसे अगर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की बात करें तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में भी वो हिंदी बोलने वाले इतने डिफरेंट हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। भाई हरियाणा की हिंदी को अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश की हिंदी से या क्या नाम है बिहार की हिंदी से या फिर हम झारखंड की हिंदी से या छत्तीसगढ़ की हिंदी से बोलने की कोशिश करें जो टिपिकली लोकल लैंग्वेज है, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, लोकल लैंग्वेज, तो हिंदी को समझने वाले अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। और यहाँ तक कि जिन लोगों को प्योर मतलब शहर की भाषा नहीं आती उनको आसपास बिठा दिया जाए तो वो बोल हिंदी रहे होंगे, लेकिन हिंदी का डायलेक्ट इस तरीके से बोल रहे होंगे कि एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही होगी। यहाँ पर तो लेकिन यहाँ पर यानी हिंदुस्तान में कोई भी इतना बड़ा ग्रुप नहीं है कि पूरी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे डोमिनेट कर सके, लेकिन पाकिस्तान के अंदर है, और ये पंजाबी और पंजाबियों के साथ साथ ये सिंधी, ये दो ग्रुप्स हैं। और उसमें भी मज़े की बात ये है पंजाबी जो हैं वो आर्मी और गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डोमिनेट करते हैं और सिंधी बिजनेस पर डोमिनेट करते हैं, और दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अमूमन रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अच्छा तीसरी एक बात और कि पाकिस्तान इज अ कंट्री फेसिंग आइडेंटिटी क्राइसिस। पाकिस्तान जो है एक ऐसा कंट्री है जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। जैसे भाई इंडिया की अपनी एक जो है पहचान है कि हमारी पहचान ही हमारी डाइवर्सिटी है, मतलब डाइवर्सिटी ही हमारी पहचान है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारी एथनिक पीपल्स एक साथ एडजस्ट होकर रहते हैं। वरना चेकोस्लोवाकिया से लेकर ऑस्ट्रिया से लेकर ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर से लेकर क्या नाम है यूगोस्लाविया से लेकर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़े हो गए और अभी भी उनके अंदर जो है एक दूसरे से दुश्मनी एथनिक क्लिंजिंग या पोग्रम के नाम पर चल रही है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, और यहां तक कि हम लोगों ने सदियों से एक साथ रहना सीख लिया है। और अब तो कल्चरल यूनिफिकेशन इस हद तक है कि मेरे जैसे बंदे को बॉलीवुड मूवी देखे हुए अरसा हो चुका है, कुछ समझ, मेरे परिवार को अरसा हो चुका है, कोई समझ में किसी को पसंद ही नहीं आती साउथ की मूवीज। और बल्कि गुस्सा तब आता है जब साउथ वाले उस मूवी को हिंदी में डब करके नहीं भेज रहे होते। मैं पिछले जो भी हम मूवीज देखी है मुझे याद नहीं है कि हिंदी मूवी कश्मीर फाइल्स को छोड़कर अगर मैं देखूं तो उससे पहले कोई हिंदी मूवी साथ बैठ के अगर हमने देखी थी तो वो शायद बाहुबली 2 थी, जहां तक मुझे याद है। और रीसेंट अगर देखा जाए तो कहीं केजीएफ, कहीं विक्रम, कहीं सारी, क्योंकि एक कल्चरल यूनिफिकेशन हो रहा है। साउथ का कल्चरल डोमिनेंस नॉर्थ पे हो रहा है, एक्सेप्टेबल है। बच्चे भी कहते हैं क्या जरूरत है हमारे को कॉपी देखने की। वो कल परसों एक भूत प्रेत की मूवी देख रहे थे, बाहुबली के अंदर जो वो क्या नाम है बाहुबली की माँ बनी है उसी की मूवी थी, नाम मुझे याद नहीं है, थोड़ी डरावनी सी है।
अब उसी की मूवी भूमि पेडनेकर ने बनवाई, मतलब भूमि पेडनेकर को लेके उसी की कॉपी मूवी बनाई, ठीक है। तो वो जब मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि सर ये वाली मूवी भी है, कुछ दिन पहले की बात है, मेरी बेटी कहती पापा दिस इज डुप्लीकेट, ओरिजिनल वो वाली है, वो देखो वो ज़्यादा बेटर है। कि उसका ट्रेलर देख के मुझे समझ में आ गया था कि उसका एक एक सीन उसका कॉपी है, तो मैं क्यों कॉपी देखूं, मैं ओरिजिनल देखूंगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये एक डिफरेंस खत्म हो जाता है। यहां अगर देखा जाए यहां, तो यहां पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के पंजाब की बात करते हो तो यहां पर पाकिस्तान के पंजाब का बड़ा हिस्सा इंडिया के पंजाब का भी तो है, और पंजाबी जैसी भाषा बोलने वाले लोगों का भी है। और किसी टाइम पर ये पंजाबी बोलने वाले जो लोग थे, ये इतने बड़े इलाके में, ओरिजिनल पंजाब इतना बड़ा था दोस्तों, ये जिसमें पंजाब हरियाणा, आप ये देखिए ना कि दिल्ली की तिहाड़ जेल जो है वो पंजाब का बॉर्डर के, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती थी। वही हाल अगर आप बलूचिस्तान का देखते हैं तो बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में भी है और एक बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान में भी है। अंदाजा लगाकर देखिए, वही हाल पश्तूनों का है कि पश्तूनों का या पठानों का एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में भी है, और अफगानिस्तान की पॉपुलेशन का तो वो 44% है, और पाकिस्तान के अंदर ये 11-12% है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर अपनी एथनिसिटी है ही नहीं, वहां वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। एक भाषा, और सबसे बड़ी बात यह कि इनमें से किसी की भी भाषा उर्दू नहीं थी। उर्दू इंडिया से ले जाई गई भाषा है, जो या तो लखनऊ में डेवलप हुई या हैदराबाद के अंदर डेवलप हुई, और लखनवी उर्दू को ले जाकर उन्होंने पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को सिखाना शुरू किया। तो एथनिक क्लैशेस तो होंगे ही होंगे। यही रीजन है क्योंकि पाकिस्तान की जो कल्चर है वो इंडिया के कल्चर से मैच करता है, और अगर वो इंडिया के कल्चर को अपनाना शुरू कर दे तो आइडेंटिटी क्राइसिस तो उसका अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि इंडिया वाले उसको डोमिनेट कर जाएंगे। यही कारण है, पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम सुनो, अब्दाली अफगानी था, बाबर उज़्बेकी था, शाहीन ईरानियन था, उसका पाकिस्तान के ओरिजिन वाले किसी भी नाम से कोई लेना देना नहीं है। अकबर नहीं रखेगा, हुमायूं नहीं रखेगा, शाहजहां, औरंगजेब कुछ नहीं रखेगा। क्या रखेगा? फॉरेन कंट्री, मतलब दूसरे कल्चर वाले। यही आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। जब ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस किसी भी सोसाइटी के अंदर होता है तो सोसाइटी के दिमाग में खालीपन होता है, और वो खालीपन अगर क्लैशेस की फॉर्म में दिखाई दे जाए तो यकीन मानिए वहां पर उस कंट्री का डिवाइड होना नेचुरल सा प्रोसेस है। अब आप आ जाओ यहां पर। अब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बहुत ज्यादा बेईमान है अभी तक, यानी 2015 के आसपास तक देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका और वेस्ट का डोमिनेंस हमेशा रहा, और जितना भी सिस्टम था वो अमेरिका और वेस्ट के डोमिनेंस के अकॉर्डिंग चलता रहा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाइना ने भी वहां पर अपना एक सपोर्टिव एलीट क्लास डेवलप कर लिया। सपोर्टिव एलीट क्लास वहां पर डेवलप कर लिया। अब पाकिस्तान बैटल ग्राउंड बन चुका है अमेरिका और चाइना का। जब जब कोई देश दो बड़े देशों के बीच में मतलब बीच में पंचिंग बैग की तरह हो जाए तो यकीन मानिए वो कंट्री इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। यहां अगर आप देखें तो पाकिस्तान आज के दिन, चाइना पहले इस पाकिस्तान को अमेरिका ने इस्तेमाल किया, फिर आज के दिन इस पाकिस्तान को चाइना इस्तेमाल कर रहा है इंडिया को बैलेंस करने के लिए। इंडिया की अपनी आइडेंटिटी रही, लेकिन इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना और अमेरिका इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को। यहां इसके अंदर एक बात सोचकर देखिए, मैंने एक ग्राफ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी कंडीशंस जो बुरी हैं, यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर पाकिस्तान के अंदर समस्या ये आ रही है कि पाकिस्तान को अपने टोटल बजट का 42%, क्योंकि ये हमने बजट ऑफ इंडिया जो फरवरी 2019 का और बजट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जून 2019 का हमने यूज किया
इंडिया जो है अपना टोटल जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो लगभग अपने बजट का 18% है। और इस इंटरेस्ट पेमेंट में भी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक बोरोइंग लगभग 80% है और फॉरेन कंट्री बोरोइंग 20% के आसपास है, वो भी बहुत कम लोन वाली, कम इंटरेस्ट वाली। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर 42% इंटरेस्ट पेमेंट है और वो भी डोमेस्टिक बोरोइंग नहीं है, इंटरनेशनल बोरोइंग्स हैं। और इंटरनेशनल बोरोइंग्स होने के चक्कर के अंदर यहां पर इसके बजट का बड़ा हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में निकल जाता है। सोच कर देखिए, आपकी 10,000 रुपए तनख्वाह है, उनमें से 5,000 रुपए आप सिर्फ और सिर्फ ब्याज के भर देते हैं, तो क्या आप लोन चुका पाएंगे? आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए सिर्फ लोन के भर देते हैं तो आप अपने घर का खर्चा चलाएंगे, घर की डेवलपमेंट करेंगे या फिर लोन उतारेंगे? लोन जीवन में उतरेगा नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करते करते मर जाएंगे, ये पक्की बात है। अब आगे आ जाओ, यहां ऐसे में, लेकिन क्या ऐसे में पाकिस्तान डूबता हुआ नजर आएगा? अच्छा, इसमें एक खास बात और है कि श्रीलंका के पास अपना एक क्या नाम है इकोनॉमिक बेस था, भले ही छोटा था, भले ही उसमें डाइवर्सिटी नहीं थी, लेकिन अगर आप देखें तो श्रीलंका की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता था और दूसरा बड़ा हिस्सा टी और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स करके आता था, कुछ हद तक इंडस्ट्रीज भी थी। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी मेन प्रोडक्ट नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जहां से बहुत ज़्यादा फॉरेन इनकम जनरेट हो रही हो। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान डूबते के मतलब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस गहराता जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर और सबसे मेन बात और कि पाकिस्तान असलियत में हमेशा से एक कठपुतली रहा है। कठपुतली या तो चाइना की या फिर कठपुतली अमेरिका की। अब इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी रही कि पाकिस्तान के अंत को पाकिस्तान को दुनिया की कोई भी सुपर पावर इस्तेमाल करेगी इंडिया को काउंटर करने के लिए, और कोई भी सुपर पावर इस्तेमाल करेगी अफगानिस्तान में पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए और सेंट्रल एशिया के अंदर एंट्री करने के लिए, और पाकिस्तान कोशिश करेगा या पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा ईरान को बैलेंस बनाए रखने के लिए। चाइना के लिए पाकिस्तान इसलिए जरूरी है ताकि अरेबियन सी में आ सके। अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जब यहां अमेरिका मौजूद होगा इस पूरे इलाके के अंदर बैलेंस बनाए रखने की पूरी यहां पर कैपेसिटी अमेरिका के पास मौजूद होगी। ऐसे में किसी भी देश की वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कई बार उसकी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि दुनिया की कोई भी सुपर पावर ऐसे किसी भी देश के बारे में चाहेगी कि वो उस पर कंट्रोल बनाए रखे, और ऐसे में पॉलिटिकल सिचुएशंस वहाँ की हमेशा कमज़ोर बनी रहें, ये उस सुपर पावर की कोशिश रहेगी। यही कारण है कि अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया, और यही कारण है कि चाइना हर तरीके से पाकिस्तान की हर लीडरशिप को खरीद कर अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो सिचुएशंस हैं ये यहां पर पाकिस्तान के नेगेटिव में जा रही हैं, ये सिचुएशंस पाकिस्तान के नेगेटिव में जा रही हैं। अब आ जाते हैं इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान इस समय पर कठपुतली सा बन चुका है, यही एक कारण है कि इस समय पर पाकिस्तान की जो हालात हैं वो दिन पर दिन, पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को प्रोटेस्ट करने की ऐसी आदत नहीं है जैसी पाकिस्तान के अपोजिशन, जैसे श्रीलंका के अंदर लोगों को है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी ताकतवर नहीं है जितनी सेना है, और यही कारण है कि सेना राष्ट्रवाद के नाम पर, ताकत के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर कैसे भी करके देश के लोगों के ऊपर एक कंट्रोल बनाए रखती है।
और एक सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन है या पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का कोई भी सुपर पावर इसे गिरने नहीं देगा, चाहे वो चाइना हुआ चाहे वो अमेरिका हुआ। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम फैक्टर्स चाइना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में जा रहे हैं। अगर कोई भी और क्रिटिकल सिचुएशन आई वर्ल्ड वॉर जैसी, तो श्रीलंका तो उस वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन में भी संभलने की कोशिश करेगा और पॉसिबिलिटी ये है कि वो संभल जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन आई तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स करते ही पॉलिटिकल सिस्टम के हालात बुरे होंगे, और पॉलिटिकल सिस्टम के गिरने का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल क्राइसिस और ज़्यादा खतरनाक लेवल पर होगा, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते बरेलवी और देवबंदी, और साथ में शिया सुन्नी, सिंधी पंजाबी, बलूची और पश्तून एक दूसरे के कट्टर दुश्मन टाइप के हैं। तो असलियत में जो मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस, असलियत में पाकिस्तान कैसे ना कैसे करके इस्लाम के नाम पर, भाई श्रीलंका इसलिए डूबा कि उसे इस्लाम के नाम पर या दूसरे नाम पर पैसे नहीं मिले। पाकिस्तान जो है उसे इकोनॉमिक क्राइसिस में बचने का मौका सऊदी अरेबिया, चाइना, अमेरिका अपनी जियोपॉलिटिकल से इंपॉर्टेंस का फायदा उठाकर वो इन सब से फायदा कमा जाता है। वो इकोनॉमिक क्राइसिस जिस दिन आया, वो सीधा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर बदलते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि लोग अपने पॉलिटिशियन से वैसे ही नाराज हैं, वो और बहुत तगड़े धड़ों में बटे हुए हैं। मेन बात समझ लीजिए, इमरान खान के जो फॉलोवर्स हैं वो नवाज शरीफ को फूटी आंख पसंद नहीं करते, और नवाज शरीफ के फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा सा बेनजीर भुट्टो फैमिली को भी पसंद नहीं करती। यही कारण है कि एक डिवाइडेड सोसाइटी के अंदर सोशल क्राइसिस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सोशल क्राइसिस असलियत में यहीं से सिविल वॉर को जन्म देता है, और वो सिविल वॉर पाकिस्तान जैसे देशों में डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ाएगा। और ये ही सिचुएशन पाकिस्तान की सरकार को समझनी चाहिए, और मैं तो चाहूंगा ना समझे। मेरे जैसा पाकिस्तान का भला बिल्कुल नहीं चाह सकता। पाकिस्तान मेरे से उम्मीद ना करे कि मैं पाकिस्तान का भला चाहूंगा या पाकिस्तान की आम जनता का भला चाहूंगा। मेरी तरफ से कल का खत्म होता है ये देश, आज खत्म हो जाए, अभी खत्म होना शुरू हो जाए। भाई जिस समय पर मेरे देश पर 2008 के हमले हुए, वो मंजर, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं वो मंजर, चाहे कश्मीर का एक्सोडस है वो मंजर, मैं भूल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं भूल सकता। मेरी आंखों के सब जब पाकिस्तान का नाम आता है, मेरे देश के घाव मेरी नजरों में आते हैं। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह होती है कि जब हमारे देश, जब पाकिस्तान के पेशावर के सैनिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ, मुझे उस औरत की आवाज़ जो है अब तक मेरे कान में गूंजती है। मतलब वो एक बयान था, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। वो कहती नजर आ रही है कि तुम लोगों को तो हिंदुस्तान के बच्चे मारने थे ना, उनके बच्चे मारो, हमारे बच्चे क्यों मार रहे हो। वो शायद अंतिम दिन था जब पाकिस्तान की अंतिम सहानुभूति, पाकिस्तान के लिए कोई सहानुभूति मेरे दिमाग में थी। और जब ये दिखा कि एक आम आदमी के दिमाग में भी हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू रहता है इसलिए उनके दिमाग में ऐसी नफरत है, तो भैया वो कल के मरते आज मरे, मैं तो दुआ क्या सब कुछ करूंगा उन लोगों को बर्बाद होते हुए देखने के लिए, कलेजे को ठंडक मिलेगी। मेरे इसी लेवल पर है। आम आदमी गधा है, मर रहा है तो मरो, और खासकर क्योंकि वो सर तन से जुदा का नारा वहीं से आया है। हमारे देश का जो मुसलमान है उसके अंदर ये जो सर तन से जुदा वाला इन्फेक्शन है, ये पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से। यानी मेरे पड़ोस की सड़ांध मेरे घर में आ गई है, समझे। तो भाई मैं उस पाकिस्तान की भलाई कैसे चाह सकता हूं, मरने दो सारों को, क्या कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कि पाकिस्तान की बर्बादी किस तरीके से नजर आ रही है, भाई वो बाकी तो समय बताएगा कि किस तरीके से क्या है। अभी के लिए मामला यही है।
आगे जो होगा वो वक्त बताएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।